नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। अगर आपको आज की करंट अफेयर्स के क्लास की नोट्स की आवश्यकता हो, आप उन्हें लेना चाहते हैं तो आप इसके जो PDF हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि हमारे इस क्लास के अंदर हमने शामिल किए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक है हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है। यह कटौती एक अध्यादेश के माध्यम से की गई है, जिसके अंदर मद्रास उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे पूर्व स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने असंवैधानिक घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील भी की है। राज्य के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें हटाते हुए जो मुख्यमंत्री ने उन पर यह आरोप लगाया कि वे सरकार की सलाह के बिना ही कार्य कर रहे थे और कुछ राजनीतिक नेताओं के इशारे पर कार्य कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री का यहाँ पर कहना है कि उनके कार्य के अंदर अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनका दखल रहा है। अब अध्यादेश के माध्यम से पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से SEC का जो कार्यकाल है उसे 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही अध्यादेश के अंदर यह भी उल्लेख किया गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार और प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी आधार से नहीं हटाया जा सकेगा। अब इसके बाद में क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा ही एक मामला वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में आया था, जिसके विरुद्ध अपरमिता प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक वाद आया, तो इस वाद के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सेवा का जो कार्यकाल है वो सेवा शर्तों का ही एक हिस्सा होता है। इसलिए राज्य चुनाव आयोग सेवा कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होने की स्थिति में वह अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में ठीक से सक्षम नहीं होगा। यानी कोर्ट ने ये कहा कि यदि इनके कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो वे दबाव में कार्य करेंगे और दबाव में वो किसी भी सरकार या किसी राजनीतिक दल से प्रभावित हो सकते हैं, उनके कार्य प्रभावित हो सकते हैं, उनके कर्तव्य प्रभावित हो सकते हैं। इस वजह से उन्होंने यही कहा कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनके कार्यकाल को कम करने का संशोधन संविधान की सीमाओं का अतिक्रमण होगा। अब इस केस के माध्यम से जो अपरमिता प्रसाद सिंह बनाम जो स्टेट उत्तर प्रदेश वाद है 2007 का जो मामला है, यह विवाद अब इस मामले में मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अभी हमने पढ़ा इसमें अध्यादेश। तो अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। उनकी यह शक्ति इस प्रकार से है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, और राज्य के लिए हम कहेंगे कि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि अमुक विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तो वह अनुच्छेद 123 के माध्यम से उस विषय पर अध्यादेश प्रख्यापित करता है, जिसकी शक्ति एक सामान्य विधेयक के अनुसार या सामान्य जो अधिनियम है उसी के समान होगी, उससे कहीं भी कम नहीं होगी। लेकिन बस इसमें इतना है कि इसका जो समय सीमा है वो निश्चित होती है। संसद का जो सत्र है पुनः प्रारंभ होने संसद सत्र पुनः संवेद होने या प्रारंभ होने के बाद में वह 6 सप्ताह के भीतर उसे संसद में पास करवाना आवश्यक होता है, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त समझा जाता है। इसी प्रकार का कुछ अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल भी
अध्यादेश जारी कर सकते हैं अपने राज्य, संबंधित राज्य के लिए। और उसे जो उसमें जो अध्यादेश जारी करता है वो है राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए किसी कानून के समान ही शक्तिशाली होता है। तो जैसा कि आपको बताया कि इस अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार और प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य आधार पर हटाया नहीं जा सकेगा। साथ ही इनके कार्यकाल को सीमित करते हुए उन्होंने 3 वर्ष भी किया है। अब हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के अंदर इससे संबंध में प्रावधान किए गए हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था, जिसे पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पंचायती राज की शुरुआत देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी। इसका शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है यानी राज्य निर्वाचन आयोग है, वह भारत के निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र इकाई है, यानी उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब इसके हम कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो गठन है वो प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के निगम, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव के संचालन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि जो नगर पालिकाएं, जिला परिषद, जिला पंचायतें, इन सभी के जो चुनाव हैं, इनके चुनावों को संचालित करने का जो कार्य है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। इसी के साथ अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के चुनाव और निर्वाचन नामावली तैयार करने के दौरान उनके अधीक्षण करने, उनके निर्देशन करने और नियंत्रण करने का जो कार्य है वो भी राज्य चुनाव आयोग में ही निहित होते हैं। अब हम राज्य चुनाव आयोग के बारे में विधानसभा की भूमिकाओं की बात कर लेते हैं। तो संविधान के प्रावधानों के अधीन राज्य विधानमंडल कानून का निर्माण करके पंचायतों के चुनाव या उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। साथ ही इस विषय पर राज्यपाल की भूमिका क्या होगी, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कहने का मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अंदर जो कमिश्नर की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद की अवधि और उसकी सेवा की शर्तें इस प्रकार की होती हैं जो कि राज्यपाल निर्धारित करते हैं। राज्य के राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुरोध किए जाने पर ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करवाते हैं जो कि खंड 1 में जो खंड 1 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। अब हम इसके बाद में बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। हाल ही में कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के से उत्पन्न जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी STPI से संचालित छोटी IT यूनिट्स को किराए के भुगतान से राहत प्रदान की है। कहने का मतलब उनसे किसी प्रकार का कोई किराया नहीं लिया जाएगा, जिसमें अधिकांश जो कंपनियां हैं वो टेक MSME हैं या स्टार्टअप्स हैं। यानी कि टेक MSME का पूरा नाम होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसके अलावा स्टार्टअप्स जिन्होंने अपना हाल ही में कोई बिजनेस स्टार्ट किया है उन्हें स्टार्टअप्स कहा जाता है। तो इन जो IT यूनिट्स हैं उनके अंदर अधिकांश जो यूनिट्स हैं वो टेक MSME या स्टार्टअप्स ही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विद्युत और सूचना तकनीक जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने STIP परिसरों में स्थित इन निकायों को 1/3/2020 यानी 1 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक यानी 4 माह की अवधि के लिए किराए में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
और इन 4 माह की अवधि के दौरान इन यूनिट्स को प्रदान की गई किराए में छूट का अनुमानित खर्च लगभग 5 करोड़ रुपए आएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है और इसके देश भर में कुल 60 केंद्र हैं। साथ ही भारत सरकार का यह निर्णय कि इन 60 एसटीपीआई केंद्रों से संचालित लगभग 200 आईटी और आईटीईज आधारित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ये लाभ प्रदान करेगा। और भारत सरकार का यह प्रयास लगभग 3000 आईटी और आईटीईज कर्मचारियों के हितों में है, जिनकी जो जीविका है प्रत्यक्ष तौर पर इन्हीं इकाइयों से जुड़ी हुई है। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के बारे में, जो भारत सरकार का ही एक प्रोग्राम है। 19 अप्रैल 2020 को G20 देशों के हेल्थ मिनिस्टर की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जिसके दौरान भारत ने बताया कि वह एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, जो महामारी प्रवण रोगों के लिए एक राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली है, उसे कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने एक्टिवेट कर दिया है। यह महामारी प्रवण का मतलब तात्पर्य है कि महामारी की तरफ बढ़ने वाले जो रोग, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो महामारी का रूप धारण करने की जिनमें प्रवृत्ति होती है, उन्हें महामारी प्रवण रोग कहा जाता है। अब इसे विशेष डिजिटल इनपुट के साथ और भी मजबूत किया जा रहा है। आईडीएसपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, जिसकी शुरुआत 2004 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई थी। अब आईडीएसपी के हम उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो रोगों की प्रवृत्ति पर नज़र रखने के लिए महामारी जो प्रवण रोगों के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित आईटी आधारित रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य है प्रशिक्षित रैपिड रेस्पॉन्स टीम यानी आरआरटीज के माध्यम से शुरुआती चरणों में प्रकोप का पता लगाना और प्रतिक्रिया देना इसका उद्देश्य है। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सर्विलांस यूनिट की स्थापना करना और उनके माध्यम से निगरानी गतिविधियों का एकीकरण और विकेंद्रीकरण करना, ये इसका कार्य होगा। इसके अलावा इसका कार्य है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हेतु रोग निगरानी के सिद्धांतों पर जो राज्य और जिला जो निगरानी ऑफिसर हैं, उसके अलावा आरआरटी यानी रैपिड रेस्पॉन्स टीम, और इसके अलावा मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ, इन सभी की ट्रेनिंग करवाना भी आईडीएसपी का कार्य होगा। इसके अलावा इसका दूसरा कार्य है डेटा कलेक्शन, असेंबलिंग, एडिटिंग, एनालिसिस, ट्रांसमिशन के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। डेटा कलेक्शन से तात्पर्य है डेटाओं का संग्रहण करना, आंकड़ों का संग्रहण करना। असेंबलिंग यानी उसका एकत्रीकरण, एडिटिंग मतलब उसका संकलन, एनालिसिस मीन्स उसका विश्लेषण करना, और उसका ट्रांसमिशन अर्थात प्रसार करना। ये सारे कार्य करने के लिए वह इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं, उन्हें मजबूत बनाना भी इसका कार्य है। साथ ही जूनोटिक रोगों के लिए इंटर रीजनल कोऑर्डिनेशन स्थापित करना भी जो इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में जो गोवा राज्य है वो कोविड-19 से पूर्णतः मुक्त जो राज्य है घोषित किया गया है। हाल ही में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने इस बात की घोषणा की 19 अप्रैल 2020 को भारतीय जो राज्य गोवा है वो कोविड-19 से मुक्त राज्य बन गया है। गोवा में 3 अप्रैल 2020 से कोविड-19 से संबंधित कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। इसी के परिणाम स्वरूप गोवा देश का पहला ग्रीन जोन स्टेट बन गया है। उल्लेखनीय है कि तटीय राज्य गोवा में कोविड-19 से संबंधित कुल 7 पॉजिटिव मामले आए थे, जिन्हें चिकित्सकों की देखरेख में क्वारंटाइन कर दिया गया था। केवल 7 मामले आए, उन्हें चिकित्सकों की देखरेख में क्वारंटाइन किया गया और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया। इसी वजह से और जो सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो अनिवार्यताएं थी, उनका कड़ाई से पालन किया गया। यही कारण रहा कि गोवा अब कोविड-19 से फ्री राज्य बन चुका है, जो भारत का पहला राज्य है जो कोविड-19 से फ्री बना है। ध्यातव्य है कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने देश के जिलों को
3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो वो कौन कौन सी वो श्रेणियाँ? इनमें 3 प्रकार के श्रेणी है, जिसमें सबसे पहली है संवेदनशील जिले। ऐसे जिले जिन्हें हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, जो काफ़ी संवेदनशील है, जहाँ पर कोविड-19 के मामलों के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद भी हैं, और वहाँ जो ये मामले हैं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे प्रकार के जो दूसरी टाइप की या श्रेणी के जो क्षेत्र हैं, उन्हें गैर संवेदनशील क्षेत्र या जिले कहा गया है, या जिन्हें नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। यहाँ पर कोविड-19 के जो मामले हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं या मामले हैं वो मौजूद है, लेकिन इनका जो नई संख्या है उसमें कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और वहाँ वैसे भी जो संख्या है उसमें भी कुछ ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ये कोविड-19 के जो संक्रमित लोग हैं वो नहीं हैं। थर्ड जो क्षेत्र है उसे ग्रीन जोन का नाम दिया गया है, जिसके अंदर ना तो कोई कोविड-19 के मरीज हैं और ना ही वहाँ पर किसी प्रकार के कोई नए मामले सामने आ रहे हैं। उन्हें ग्रीन जोन घोषित किया गया है। अब आप इन सभी को, अब जो पूरा देश है, पूरे देश के सभी जो ज़िले हैं उन्हें इसी प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसे आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सभी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें रेड जोन के अंदर भारत के कुल 170 जो ज़िले हैं उन्हें रेड जोन में घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत 123 लार्ज आउटब्रेकर्स हैं, और जो 47 जो ज़िले हैं वो इस प्रकार हैं, जो क्लस्टर्स हैं, यानी जो मध्यम श्रेणी के अंदर हैं। हॉटस्पॉट के भी 2 भाग किए गए हैं, एक लार्ज आउटब्रेकर्स और एक क्लस्टर्स। इसके बाद में जो सेकंड है नॉन हॉटस्पॉट, जिन्हें कि गैर संवेदनशील कहा जाता है। तो ऐसे ज़िले जिनकी संख्या 207 है देश के अंदर, और नॉन इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी जिसके अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, कोरोना से कोई संक्रमित नहीं है, ऐसे ज़िलों को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। और गोवा ऐसा पहला राज्य बना है हाल ही में जो कि ग्रीन जोन की श्रेणी में आ गया है। पूरा राज्य ग्रीन जोन की श्रेणी में है। अब हम बात कर लेते हैं गोवा के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं गोवा का मैप सामने है आपके स्क्रीन पर। तो गोवा कोंकण के रूप में उल्लेखित क्षेत्र के अंतर्गत भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। आप ये देख पा रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। ये जो तट है इसका, ये दक्षिणी पश्चिमी तट है, इस तट पर स्थित है। और ये जो भारत के पश्चिमी घाट भौगोलिक रूप से गोवा को दक्कन उच्च भूमि से पृथक करता है। दक्कन उच्च भूमि, डेक्कन हाईलैंड, जिसके बारे में हम ज्योग्राफिकली कभी जो डिटेल से बात करेंगे। तो यह उत्तर में महाराष्ट्र और पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। आप इसके उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में इस तरफ आपको महाराष्ट्र मिलेगा। इसके अलावा इसके पूर्व में और दक्षिण में, पूर्व और दक्षिण यानी ये जो हिस्सा है इधर ये है कर्नाटक, इधर है महाराष्ट्र, और इसके जो पश्चिम भाग है इसके अंदर ये आप देख रहे हैं अरेबियन सी यानी अरब सागर है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव द्वीपों का भारतीय संघ में विलय किया गया था, जिसके बाद इन तीनों क्षेत्रों का केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठन किया गया था। 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेशों का विभाजन हुआ और गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। ध्यान देने की बात है, जो 30 मई 1987 को ये भारत का 25वां राज्य बना था। इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदियां जुआरी और मंडोवी हैं। जुआरी नदी के मुहाने पर मोमुरगांव बंदरगाह है, दक्षिण एशिया का सबसे अच्छे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। ये थी गोवा के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि करतारपुर साहिब से संबंधित है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि 19 अप्रैल 2020 को आए हुए तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के परिसर का पुनर्निर्माण और मरम्मत करवाई जाए। ये भारत सरकार ने पाकिस्तान से हाल ही में कहा है।
करतारपुर साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से जुड़े हुए वर्ष भर के उत्सवों से संबंधित है और पिछले कुछ महीनों से भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर, जो करतारपुर कॉरिडोर है, उसका संचालन शुरू किया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में सिख तीर्थयात्रियों का एक प्रमुख केंद्र भी यह बन गया है। ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम जो 18 वर्ष है वो इसी करतारपुर साहिब नामक स्थान पर बिताए थे, जो कि वर्तमान में सिख पंथ का एक जो धार्मिक स्थल है उसके रूप में विख्यात है। अब हम बात कर लेते हैं करतारपुर साहिब के बारे में, इसकी जो लोकेशन है। तो आप देखेंगे कि ये भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उससे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और पाकिस्तान के लाहौर शहर से लगभग 120 किलोमीटर जो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर यह स्थित है। अब हम इस मैप में इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो ये रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, लाल रंग की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है ये है इंडो पाक बॉर्डर, यानी भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत पाकिस्तान की, जिसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। और इसी के साथ आप ब्लू लाइन आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है जो चल रही है आगे, ये है रावी नदी। ये रावी नदी का मैप है। इस रावी नदी के किनारे पर आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के नारोवल ज़िले के अंदर ये एक स्थान है, यहाँ पर करतारपुर साहिब स्थित है, जो कि हमारे जो भारत की जो बॉर्डर है उससे 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है और यहीं पर करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसी के साथ आप इस मैप के अंदर देख पा रहे हैं, ये जो रावी नदी है इसके जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसमें आगे जो देश में और मतलब हमारे देश भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान दोनों के अंदर समान रूप से जो मशहूर है अटारी वाघा बॉर्डर, जो भी इसमें यहाँ पर इंडिकेट की जा रही है। तो आपने इस मैप के माध्यम से काफ़ी कुछ समझा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके जोग्राफिकल मैप के बारे में। तो जोग्राफिकल मैप, इसका जो जोग्राफिकल मैप है ये आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो रावी नदी के साथ साथ हमने इसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को भी थोड़ा एक नज़र देखने के लिए ये मैप हमने इसमें दिया है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि सतलज नदी, इसके अलावा रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु नदी, ये सारी नदियां हैं जो एक अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, जो अरब सागर में जाने वाला अफवाह तंत्र है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो मुख्य नदी है सिंधु नदी है। सिंधु नदी के साथ में अब इसके अंदर आकर के चेनाब नदी मिलती है और चेनाब के साथ उसकी सहायक नदियाँ झेलम और रावी भी चेनाब में मिलती हैं और ये तीनों जब एक साथ जाकर के सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। इसके साथ में एक जो नदी है जो सतलज नदी है जो इसके अंदर आकर के मिलती है। तो इस तरह से हम ये जो इस मैप के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि जो नदियां है उसका अपवाह क्षेत्र किस प्रकार से हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो मुख्य नदी है, जो मुख्य नदी है वो है सिंधु नदी, जिसको आप ये देख पा रहे हैं जो इसमें अनेक सहायक नदियाँ मिली हुई हैं। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी सहायक नदियाँ फिर से आप देखें, एक सहायक नदी इसकी सतलज नदी, ठीक है, जो इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी है इसकी चेनाब नदी। चेनाब नदी जब इसके अंदर मिलती है तो इससे पहले चेनाब की सहायक नदियाँ एक तो रावी नदी और एक झेलम नदी, ये दोनों नदियाँ इसके अंदर चेनाब नदी में मिलती हैं, जो अंततः सिंधु नदी के अंदर मिलती है। यही जो एरिया है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये बॉर्डर ये इंडो पाक बॉर्डर है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। उस इंडो पाक बॉर्डर के जो दोनों ओर का जो क्षेत्र है ये सिंधु का अपवाह क्षेत्र है और इसी के अंदर जो
आपने सुना होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सभ्यताएं इसी क्षेत्र के अंदर विकसित और विकसित हुई, आगे बढ़ी, जिनकी आज हम खोज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इसका ज्योग्राफिकल मैप था, जिसके माध्यम से हम नदियों की हमने स्थिति को समझा। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक, भारत की जो टीवीएस मोटर्स है उसने हाल ही में 122 साल पुरानी ब्रिटिश बाइक कंपनी को अधिग्रहित कर लिया है, उसे खरीद लिया है। हाल ही में जो भारत की जो टीवीएस कंपनी है, जो हम देश की जो जानी मानी टू व्हीलर कंपनी है, टू व्हीलर निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर्स, उसने 122 साल पुरानी ब्रिटिश बाइक कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को 153 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया है। इसका अधिग्रहण किया गया है, 153 करोड़ रुपए का इसके अंदर खर्चा हुआ है। कंपनी ने इतना रुपए उस नॉर्टन मोटर्स को पे किए हैं। नॉर्टन मोटर्स की स्थापना बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन के द्वारा सन 1898 के अंदर की गई थी, और ये अब तक की सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश बाइक ब्रांड्स में से एक है। और इस कंपनी के पास में लग्जरी और क्लासिक मोटरसाइकिल्स के साथ साथ बड़ी क्षमता वाली सुपर बाइक्स भी इसके पास हैं। इनमें इन जो बाइक्स हैं, इसके जो मॉडल्स कुछ इस प्रकार से हैं: कमांडो 961 कैफे रेसर MK सेकंड, कमांडो 961 स्पोर्ट्स MK सेकंड, डोमिनेटर, V4RR। इस प्रकार की जो शक्तिशाली और जो काफ़ी लोकप्रिय बाइक्स हैं वो इस नॉर्टन कंपनी के अंदर प्रोडक्शन उनका किया जाता था। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स काफ़ी समय से मंदी के दौर से गुजरी थी, जिससे कि इसके जो पिछले ओनर है स्टुअर्ट गार्नर, उनको भी कथित तौर पर धोखाधड़ी के कई मामलों में जांच के दायरे में रखा गया था। हाल ही में टीवीएस ने BMW के साथ मिलकर भी एक करार किया था, जिसके तहत BMW G310R और BMW G310GS की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी टीवीएस के प्लांट में ही की जा रही है। वहीं टीवीएस के पास में अपनी मोटरसाइकिल आधारित प्लेटफॉर्म TVS अपाचे RR310 भी मौजूद है। यानी टीवीएस की एक जो काफ़ी लोकप्रिय बाइक है TVS अपाचे 310RR, वो भी TVS के पास स्वयं के पास है, जिसकी आप तस्वीर के अंदर जो ये तस्वीर है इसमें आप इस TVS अपाचे RR को देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर की जो बाइक है ये TVS अपाचे RR है। अब हम बात करते हैं इस नॉर्टन, ये देखिए आप नॉर्टन मोटरसाइकिल, जो कि जिसकी स्थापना 1898 के अंदर जेम्स लैंसडाउन के द्वारा की गई थी। तो इसी के साथ में आज के हमारे करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसके टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं हमारा अगला जो स्टेप, जिसके अंतर्गत हम रोज़ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन की बारी आती है। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी केयर रेटिंग का एक नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। आप अपने जवाब हमें हमारे जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।